तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 40+ क्वेश्चन राइट करने का। सभी विद्यार्थी को यहाँ पे टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सेक्शन ए सामान्य ज्ञान। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? हु इज कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया? और देखिएगा, किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे। अगर आपको आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि अभी हमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों सोल्व करने हैं। तो किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है गौतम बुद्ध, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? तो बेसिकली यहाँ पे आपके इसरो की बात कर रहा है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बांग्लादेश में गंगा नदी को डैश कहा जाता है? द रिवर गंगास इन बांग्लादेश इज कॉल्ड जमुना, पद्मा, सांगपो, तीस्ता। सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। विच इज द ओल्डेस्ट वेदा? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। और देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद के अंदर संगीत का वर्णन है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसे संगीतों का वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद के अंदर देखिए, जादू, टोने इत्यादि का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद के अंदर यज्ञ, तप इत्यादि का वर्णन है। क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का आंसर करिए। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? विच प्लैनेट इज कॉल्ड रिकम्बेंट प्लैनेट? तो किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है यूरेनस, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी में इसको बोलते हैं अरुण ग्रह, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स? तो देखिए, पूरे विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। यहाँ पर सबसे अधिक देश जो है वो बसते हैं, इसी कारण इस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है, हेमेटाइट अयस्क से किसका निष्कर्षण किया जाता है? सोना, चांदी, लोहा, सीसा? व्हाट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट और? ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर रहेगा। हेमेटाइट अयस्क से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है, ध्यान रखिएगा। हेमेटाइट के साथ साथ आपको एक और ध्यान रखना है, मैग्नेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये दोनों की दोनों लोहे के अयस्क हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? ऑप्शन बोल रहा हूं, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन, इरविन समझौता, पंचशील समझौता? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, पता होना चाहिए आप सभी को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9, डेसिबल किसका मात्रक है? प्रकाश, तापमान, ध्वनि, ऊर्जा? डेसिबल इज द यूनिट ऑफ व्हाट?
तो डेसिबल जो है ध्वनि का मात्रक है। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? हु बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, पता होना चाहिए। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू बनी थी, और ये भी यूपी की ही राज्यपाल बनी थी पहले। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? विच इज द स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। वाशिंगटन डीसी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका आंसर करिए। द वर्ड गूगली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं क्रिकेट, उनका आंसर जी बिल्कुल करेक्ट है। गूगली शब्द क्रिकेट से संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नॉन एज देश बंधु? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जानते हैं। दादा भाई नौरोजी आपको पता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। टी प्रकाशम को बोला जाता है आंध्र केसरी। जगजीवन राम को बोला जाता है बाबूजी, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। किस शहर को नवाबों का शहर भी कहते हैं? विच सिटी इज आल्सो नेम्ड द सिटी ऑफ नवाब्स? नवाबों का शहर बोला जाता है लखनऊ को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जयपुर आप सभी को पता है, जयपुर को बोला जाता है गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। बेंगलुरु को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक नगरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक शहर। कोलकाता को बोला जाता है महलों का शहर, महलों का शहर। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? इसका आंसर करिए। ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी की सभी ग्रीन हाउस गैस के एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो ये प्रश्न गलत करेगा। 100% विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। देखिए, मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। तो आपको सीधी सी बात है, हॉकी से रिलेटेड है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 18, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? विद विच स्पोर्ट इज द वर्ड बटरफ्लाई एसोसिएटेड? तैराकी, बैडमिंटन, ब्रिज, गोल्फ। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो गलत मत करिएगा। आंसर मैच करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया? तो लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20, बांदीपुर
राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, मिजोरम, झारखंड या फिर कर्नाटक? इन विच स्टेट इज बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पे डी रहेगा, कर्नाटक। 21 नंबर, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट लोकेटेड? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा किस राज्य में है? तो नर्मदा नदी गुजरात में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है? द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन डीसी? देखिए, यूएनओ की बात करेंगे। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? द वर्ड टी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? पोलो, गोल्फ, ब्रिज, शतरंज? तो टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? When was the entire constitution came into force? ऑप्शन आपके सामने है और ये बच्चों वाला प्रश्न है भाई। भारत कब आजाद हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? सिंपल से प्रश्न है। तो देखिए, ये पूछा है संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट है। 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्लियर? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत आजाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 16 से 30 प्रश्न है आपके सामने, इसका आंसर करिए। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? इसका आंसर करिए। ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं और लास्ट में सभी स्कोर कमेंट करेंगे तो सेक्शन वाइज कमेंट करना है। सेक्शन ए में कितने राइट हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी की सभी ग्रीन हाउस गैस के एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आप सभी को पता होगा, रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए जी सामने स्क्रीन पर। पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय पायरिया? ऑप्शन अवेलेबल है सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। पायरिया रोग मसूड़ों को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? विच गैस इज रिलीज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस? छोड़ी जाती है आपसे बोला है तो ऑक्सीजन आंसर करोगे। ऑप्शन डी को आंसर करना है। अगर बोलता कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20, किसे आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी? ऑप्शन अवेलेबल है, आंसर करिए। आधुनिक वर्गीकी का जनक बोला जाता है लिनियस को। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। ग्रेगर मेंडल आपको पता होना चाहिए, आनुवांशिकता के जनक। क्वेश्चन नंबर 20, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट लोकेटेड? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश?
सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा किस राज्य में है, तो नर्मदा नदी गुजरात में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन डीसी। देखिए, यूएनओ की बात करेंगे। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? द वर्ड टी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? पोलो, गोल्फ, ब्रिज, शतरंज। तो टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? When was the entire constitution came into force? ऑप्शन आपके सामने है और ये बच्चों वाला प्रश्न है भाई। भारत कब आजाद हुआ, भारत का संविधान कब लागू हुआ? सिंपल से प्रश्न है। तो देखिए, ये पूछा है संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट है। 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्लियर। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत आजाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, श्रीगुप्त या फिर नागदशक? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। आगे क्या करिए, राष्ट्रीय जोड़ लीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मद्रास, नई दिल्ली, देहरादून? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में लोकेटेड है। 21 सामने स्क्रीन पर, कार्डियोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? कार्डियोलॉजी इज द स्टडी रिलेटेड टू। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित अध्ययन है। वृक्क से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी बोला जाता है, पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 सामने, कार्बन डाइऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड का सही सूत्र CO2 होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस कोयले को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? विच कोल इज नॉन एज ब्राउन कोल? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला। बिटुमिनस कोयले को हम सामान्य स्तर का कोयला कहते हैं, सामान्य स्तर का कोयला। क्वेश्चन नंबर 24, इंग्लिश लैंग्वेज वाली थोड़ी सी ऊपर चली गई है, इसको पढ़िए। विच गैस डार्कन्स द लस्टर ऑफ सिल्वर? यानी कि कौन सी गैस चांदी की चमक को काला कर देती है? ऑप्शन अवेलेबल है, आंसर भी अवेलेबल करिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25 है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन? आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, उनका आंसर करेक्ट है। फॉर्मूला होता है
CO3। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है? विच इनर्ट गैस इज फिल्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब? आंसर मैच करिए। जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं ऑर्गन, उनका आंसर करेक्ट है, राइट। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। भविष्य की धातु किसे बोलते हैं? तो टाइटेनियम को बोला जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और भविष्य का अगर आपको ईंधन बोले तो हाइड्रोजन आंसर करना है। 28 नंबर प्रश्न, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन एप्पल? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल आपको पता है सिरके में पाते हैं, सिरके में प्राप्त होता है। फार्मिक अम्ल चींटियों के डंक में, बिच्छू के डंक इत्यादि में फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा इत्यादि में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 29, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन? बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके सामने, ऑप्शन ए रहेगा, वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। मैकमिलन, आप सभी को पता है मैकमिलन ने किसकी खोज की है, किसका आविष्कार किया है? तो साइकिल का आविष्कार किया है। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया है। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण से कम दिखाई देती है? ऑप्शन सामने अवेलेबल हैं, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण से कम दिखाई देती है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, अपवर्तन के कारण। क्लियर है? इवन इसका आंसर करिए, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। एक व्यक्ति दो में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि तथा दूसरे पर उसे 10% का लाभ होता है। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन टाइप समझ लीजिए आप। देखिए, जब भी दो वस्तुओं को बिल्कुल समान मूल्य पर बेचा जाए, यहाँ पर 99 दिया है, आपको 99 ना देकर ये बोल दे कि समान मूल्य पर बेचा जाता है, और एक पर 10% की हानि हुई है, दूसरी पर उतने ही % का लाभ हो, तो ऐसे केस में हमेशा आपकी हानि होगी, ये ध्यान रखिएगा, राइट। और हानि % कितना होगा? x²। ऐसे में आपको हमेशा हानि होगी, और हानि आपको कितनी होगी? x² अपॉन 100% की आपको हानि होगी। क्लियर है? यहाँ पे x क्या है? 10%, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 बनेगा। नीचे हमको फिर से 100 कर देना है। 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया एक बार में, तो 1% की आपको हानि हुई है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगर दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है, एक पर 10% की हानि और दूसरे पर 10% का लाभ हो, यानी कि जितने % की हानि उतने ही % का लाभ होना चाहिए, तो हमेशा हानि होगी, और हानि कितनी होगी? x² अपॉन 100%। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए जी सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। सुनीता ने 80 टॉफियां 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदकर 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। बताइए उसे कितने % की लाभ अथवा हानि हुई? ऐसे केस में क्या करिए? इन 80 टॉफियों को भूल जाइए, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करिए। देखिए, 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी है और 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। क्वेश्चन में ही आंसर मिलेगा आपको। 5 रुपए में देखिए 4 खरीद रहा है और 4 रुपए में 5 बेच रहा है,
यानी कि उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्लियर। अब देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे लिख के इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका 25 बनेगा और यहाँ पे आपका कितना बनेगा, 16 बनेगा। क्लियर। यानी कि ये 25 रुपये आपका क्रय मूल्य है और 16 रुपये आपका विक्रय मूल्य है। 25 रुपये में खरीद कर 16 रुपये में बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है, तो 9 रुपये की। कितने से, 25 से। परसेंटेज के लिए गुणा 100 करिए। 25 चौके 100 और 9 चौके 36। 36% की आपको हानि हुई है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने। थोड़ी सी स्टेटमेंट लंबी है तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी इंग्लिश में पढ़िएगा, हम क्वेश्चन को हिंदी में रीड करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट मिले तथा वह 550 वोटों से विजयी हुआ। तो बताइए कुल कितने मतदान हुए हैं? तो देखिए टोटल जो वोटिंग है वो कितनी हुई होगी, 100% वोटिंग हुई है मान लीजिए। क्लियर। इसमें से क्या है, जो 55% वोटर हैं, 55% वोट से एक बंदा जो है वो क्या हो गया है, जीत गया है, विनर हो गया है। इसका मतलब दूसरे व्यक्ति को कितने वोट मिले होंगे, तो दूसरे व्यक्ति को ओनली 45% वोट मिले होंगे, है ना। अगर एक को 55% वोट मिले हैं तो दूसरे को 45% वोट मिले होंगे और इन दोनों की जीत का अंतर कितना है, 550 वोट। यानी कि परसेंटेज में अंतर कितने का है, 10% का, और वोटों में अंतर कितने का है, 550 वोट का अंतर है। तो 0 से आपकी 0 कैंसिल, यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 आ जाएगी। हमको बताना है कुल कितने मतदान हुए। अगर 1% की वैल्यू 55 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5500 हो जाएगी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट से प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, इसका आंसर करिए फटाफट से। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये आपको बताना है। अब ये टाइप का क्वेश्चन मैं आपको 2-4 दिन पहले भी करवाया हूँ। देखिए कैसे करना है आपको, इसको हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम से समझेंगे। देखिए ये आपका क्या है, हिंदी वाला पार्ट है और इसमें क्या है जी, 40% विद्यार्थी फेल हुए हैं, राइट। और ये आपका जो पार्ट है ये आपका कौन सा है, संस्कृत वाला पार्ट है और इसके अंदर 25% विद्यार्थी फेल हुए हैं। आगे बोल रहा है कि दोनों में 20% विद्यार्थी फेल हुए हैं, यानी कि दोनों में कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो 20% विद्यार्थी तो दोनों में फेल हो गए। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, देखिए 40% हिंदी में फेल हुए हैं और 25% आपके संस्कृत में फेल हुए हैं, राइट। परंतु ये जो 20% है ये आपका सर्कल दोनों में आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमने 40% ऑलरेडी कवर कर लिया है और ये जो 20% आपका आधा इसमें आ रहा है और ये भी हमने 25% पूरा यहाँ पे लिख लिया है। यानी कि जो 20% है इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। तो देखिए 40 और 25 65 और 65 में से अगर हम 20 को माइनस करेंगे तो 45% बनेगा। क्लियर। कितना बनेगा, 45%, यानी कि 45% विद्यार्थी क्या हैं, फेल हुए हैं टोटल। अब देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए किसी परीक्षा में 100% विद्यार्थी बैठे हैं, जिसमें से 45% अगर फेल हो गए तो 55% विद्यार्थी पास हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर है ना? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करूंगा सभी ने आंसर बिल्कुल क्लियर दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपके सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट करिए, 5 के प्रथम 25 गुणजों का औसत बताएं। सिंपल,
देखिए 5 के प्रथम 25 गुणज कौन कौन से होंगे? 5, 10, 15, 20, ऐसे करते करते आपका 25वां गुणज होगा कितना? 125। अब मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये आपकी सीरीज बन रही है। जब भी किसी सीरीज में डिफरेंस सेम हो, अब क्योंकि सभी 5 के गुणज हैं तो सभी में 5 5 का ही अंतर होगा, है ना। तो जब भी किसी सीरीज में डिफरेंस सेम हो और हमें एवरेज निकालना है तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एंड डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म कितना है? 5 है। लास्ट टर्म कितना है? 125 है। डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी कि 130 को हमको 2 से भाग करना है। 2 छीके 12, 2 पंजे 10, 65। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। किसी संख्या के 2/5 भाग में 15 जोड़ने पर हमें 45 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? फटाफट से आंसर करिएगा इस प्रश्न का। तो देखिए, माना मैंने वह संख्या क्या है? x है। अब x का 2/5 भाग आपको दिया है और इसमें कितना जुड़वाया है? 15 और ऐड करवाया है, तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 45 प्राप्त हो रहा है। करेक्ट है। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व करिए। पहले इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा सभी को सॉल्व करना आता होगा। 15 5 75, तो यहाँ पे आपका बनेगा 2x प्लस 75 डिवाइड बाई 5, और यहाँ पे कितना है जी? 45 है। तो ये 5 इधर जाके जब 45 में गुणा होगा तो कितना बनेगा? 5 इधर जाके 45 में गुणा होगा। 25 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 के 20 और 2 22, 225 बन जाएगा। ये 75 इधर जाके 225 में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 2x बराबर 75 माइनस करेंगे, 12 में से 7 गए 5, और यहाँ पे 150। क्लियर। 2x की वैल्यू कितनी है? 150 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75 आएगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वह संख्या क्या है? 75 है। आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है? इकाई का अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा? तो यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देखिए, ऐसे केस में हम क्या करते हैं? हम सभी की यूनिट डिजिट को ले लेते हैं, है ना। अब मैं देख रहा हूँ कि 5 एकम 5, 5 छिक्के 30, यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा 30 आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। अब जब भी किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो, इसको किसी भी संख्या से गुणा कर लीजिए, ये हमेशा 0 ही रहेगा। यानी कि आगे आपकी कोई भी रकम बन जाए, यूनिट डिजिट आपका अब 0 ही रहने वाला है, आगे कुछ भी चेंजेस होते रहें। तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं। यदि उनका गुणनफल 560 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याएं हैं, एक है आपकी 7x, एक है आपकी 5x। इनका गुणनफल है तो बीच में गुणा का साइन कर दीजिए। गुणनफल दिया है 560, तो इसको सोल्व करेंगे। 7 पंजे 35, और यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर बराबर 560। आगे सोल्व कर लीजिए फटाफट से। मैं 7 से करता हूँ। 7 पंजे 35, 7 8 56, यहाँ पे 80, फिर 5 से कैंसिल करूँगा, 16 आ जाएगा। यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू है 16। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्लियर है इतना? बोला है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटा कंपोनेंट कौन सा है? 5x है। x की वैल्यू 4 है तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 4 करेंगे, 20 आंसर आएगा। ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हो ना? 39 नंबर क्वेश्चन दिया हमने स्क्रीन पर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में रीड करिए। हम प्रश्न को हिंदी में सॉल्व करेंगे। किसी वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है जो एक आयत के परिमाप के बराबर है। आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी? फटाफट से करिए, सिंपल प्रश्न है।
वर्ग का परिमाप कितना है? 40 सेंटीमीटर है। आयत के परिमाप के बराबर है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, जबकि हमको बी ऑलरेडी दिया है 5 सेंटीमीटर, है ना, और आयत का परिमाप हमको दिया है 40 सेंटीमीटर, आपको पता है क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। ये आयत के परिमाप का फॉर्मूला हो गया और आयत का परिमाप आपको 40 सेंटीमीटर दिया है। तो 2 से 40 को भाग करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे आपका L प्लस 5 आएगा। 5 इधर जाके 20 में माइनस हो जाएगा, L की वैल्यू 15 आ जाएगी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 40 है, आंसर करिए। किसी घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करें। सिंपल है, फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, नथिंग। देखिए, घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a की क्यूब। √3a के मान आपको दिया है 6√3, तो ये √3 आपका √3 से कैंसिल हो गया। a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 6 आ गई। अब हमको यहाँ पे a की क्यूब करना है, यानी कि 6 की क्यूब करिए। 6 की क्यूब कितना होता है? 216 होता है। तो 216 घन सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है भाई। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने स्क्रीन पर। किसी वृत्त की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि ज्ञात करें। करिए, कैसे करेंगे? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr है ना, तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r की वैल्यू 1.4 है, तो इसको मैं 14/10 लिख देता हूँ, दशमलव हटा के। देखिए, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88/10 हो गया। सोल्व करेंगे तो 8.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा और देखिएगा इसमें थोड़ी सी करेक्शन करिएगा। यहाँ पे 4 की जगह आपको 60 मीटर प्रति सेकंड करना है। 60 मीटर प्रति सेकंड करिए इसको। अब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बोला है कि 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियां समान दिशा में 90 मीटर प्रति सेकंड तथा 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही हैं, एक दूसरे को 15 सेकंड में पार करती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? लंबाई यानी कि आपको डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, राइट। माना मैंने प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई x। अब क्योंकि 2 रेलगाड़ियां हैं तो दोनों की लंबाई हो जाएगी 2x, यानी कि डिस्टेंस आपका 2x है, बराबर एक स्पीड 9 मीटर प्रति सेकंड है, एक 60 मीटर प्रति सेकंड है और समान दिशा में हमेशा स्पीड माइनस होती है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 30 मीटर प्रति सेकंड। टाइम दिया है 15 सेकंड का, राइट। तो यहाँ से आपकी 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450 हो जाएगी। हमको बोला है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू। अगर 2x की वैल्यू 450 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाग कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 225 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने स्क्रीन पर। कोई धनराशि 20 वर्ष में स्वयं की 7 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह स्वयं की 13 गुना हो जाएगी? अब यहाँ पे जब भी आपको ये नहीं बताया कि साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हम इसको हमेशा साधारण ब्याज में ही कंसीडर करेंगे। आप देखिए, कोई धन कितना है? 1 है, वह स्वयं का 7 गुना हो जाता है, तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये कितना लगा है? तो 6 लगा है। इतना क्लियर है सभी को? अब देखिए कि कोई धनराशि 20 वर्ष में स्वयं की 7 गुना हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट 6 लगा है, तो हम यहाँ पे हमेशा सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। वह कितने वर्षों में, यहाँ पे x लिख दिया, स्वयं की 13 गुना हो जाएगी। अब कोई धनराशि 1 से 13 गुना होगी तो 13 हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा? 12 लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा
20 गुणा 12 नीचे 6 गुणा x। 6 से कैंसिल करेंगे, 6 दूनी 12 और 20 दूनी कितना होता है, 40 होता है। 40 वर्ष, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। बोला है कि 8 की पावर 2/3 की वैल्यू बतानी है। देखिए, जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो तो आपको जो नीचे वाली वैल्यू आपको 8 दे रखी है, इसको भी आपको नीचे वाले 3 के फ्रैक्शन में करना है, राइट। तो देखिए 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 है ना, पावर 3 हो गया ये, और इसके ऊपर क्या है, 2 की पावर 3 है। यानी कि यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ओके, देखिए ध्यान से, 2 की पावर 3 की पावर यहाँ पे 2 गुणा 3 हो जाएगा। ये 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बच गई, जिसकी वैल्यू होगी 4। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है मैथ का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद 5 प्रश्न रीजनिंग के हैं। चलिए आंसर करिए। यहाँ पे सिंपल दे रखा है 2/5 प्लस 2/10 प्लस 2/15 प्लस 2/20। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके। एलसीएम इनका बनेगा 60। अब आगे देखिए, 12 पंजे 60 और यहाँ पे 12 दूनी 24 प्लस 10 छिके 60, 6 दूनी 12, 15 चौके 60, 4 दूनी 8 प्लस 20 तिया 60, 3 दूनी 6। इसको जोड़िए, यहाँ पे कितना बनेगा, इसको जोड़िए पहले फटाफट से। 8 6 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20 का 0, हासिल 2 2 2 4 और 1 5, यहाँ पे 50 हो गया और नीचे आपका 60 होगा। 0 से 0 कैंसिल, 5/6 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। विषम का चयन करें, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 12 गुणा 2 प्लस 1 किया है तो 25, 8 गुणा 2 प्लस 1 17, 16 गुणा 2 प्लस 1, यहाँ पे क्या किया है, 5 गुणा 2 और -1 किया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा जल्दी से, इसका आंसर करिए। इसका आंसर करिए, किसी कोड भाषा में आस्क को ZHP लिखा जाता है, तो रन को कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है आस्क को क्या लिखा है, ZHP लिखा है। तो यहाँ पे क्या है जी, ये आपकी अपोजिट लेटर वाली सीरीज है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, हमको बताना है कि रन को कैसे लिखेंगे। आर का अपोजिट कितना होता है, आई होता है, यू का अपोजिट एफ होता है और एन का अपोजिट एम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, IFM। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर किया है, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए जल्दी से। किसी महीने की 2 तारीख को शनिवार है, तो उसी महीने के तीसरा शनिवार कब आएगा। देखिए 2 तारीख को क्या है, शनिवार है। 7 दिन का हफ्ता होता है ना, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, यानी कि अगला शनिवार आपका 9 को आएगा। तीसरा शनिवार बोला है तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा, यानी कि तीसरा शनिवार आपका 16 तारीख को आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 49 स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। श्रृंखला को पूरा करें, जल्दी से आंसर करिए। कौन सा लॉजिक लग रहा है, क्या आंसर आएगा। सिंपल प्रश्न है, देखिए क्या लॉजिक है, +2 का लॉजिक है। 23 2 25, 25 2 27, 27 2 29, 29 2 31, 31 और 2 33, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। इसके बाद मुझे सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। इन 50 प्रश्नों में आज आपने कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है। देखिए ए बी के बाद क्या है, सी और डी को छोड़ के EF लिखा है, फिर जी और एच को छोड़कर IJ, फिर के और एल को छोड़कर MN, ओ और पी को छोड़कर QR, तो हम एस और टी को छोड़कर U और V लिखेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। तो दोस्तों ये था आपके आज के पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर।
बताइएगा सेशन कैसा लगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।